जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है, मुगलों की बात होती है, तो औरंगजेब ने की मुगलों के पतन की भविष्यवाणी। आखिर ये पूरा मामला क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो आज भी बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत अखबार में छपे राशिफल को पढ़ने से करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ज्योतिष में यकीन नहीं रखते। इंसान की दिलचस्पी लंबे समय से चांद तारों की गति को समझने में रही है। प्राचीन ग्रीस से लेकर भारत तक में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम हो रहा था। इसके बाद मध्यकाल आते आते ग्रह नक्षत्रों की चाल को भविष्यवाणियों से जोड़ दिया गया। भारत में लंबे समय तक राज करने वाले मुगलों का ज्योतिष में विश्वास था और वे अपने अहम काम ज्योतिषी की सलाह लेकर करते थे। इस्लाम और ईसाइयत जैसे कई धर्मों में ज्योतिष को जादू टोने की तरह देखा जाता है और उनसे दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इस्लाम धर्म शास्त्रों का मानना है कि सिर्फ अल्लाह ही भविष्य को जानने की क्षमता रखता है। हाल ही में मशहूर पत्रकार एमजे अकबर की एक किताब प्रकाशित हुई, आफ्टर मी कॉज एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, जिसमें उन्होंने ज्योतिष को लेकर हर मुगल बादशाह के नजरिए पर विस्तार से लिखा है। एमजे अकबर बताते हैं कि वो चाहे हुमायूं हो या अकबर या फिर जहांगीर या औरंगजेब, ये सभी ज्योतिष को बहुत मानते थे। अकबर के जमाने में ज्योतिषी दरबार का हिस्सा होते थे और यहाँ तक कि औरंगजेब भी नियम से हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज्योतिषियों की सलाह लिया करते थे। इन सभी मुगल बादशाहों का मानना था कि धर्म आधारित शुद्धता बाद राजनीतिक स्थिरता के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में ज्योतिष इतिहासकार और लेखक बेंसन ब्रोब्रिक ने अपनी किताब खलीफ्स स्पेलेंडर में लिखा, बगदाद शहर की आधारशिला अबू जाफर अल मंसूर ने 31 जुलाई सन 762 को दोपहर 2:40 पर रखी थी, क्योंकि उस समय शुभ मुहूर्त था। एक और इतिहासकार प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी किताब द इंडियन मुस्लिम में लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों की हुकूमत आने से कहीं पहले पूरी दुनिया के मुसलमान चमत्कारों, कीमती पत्थरों के रहस्यमयी गुणों और शकुन अपशकुन विश्वास करने लगे थे। भारत में जो ज्योतिष को विज्ञान जैसा माना जाता था, मुसलमान भी इसमें विश्वास करते थे। मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी तारीख फिरोजशाही में लिखा कि किसी भी सम्मानित परिवार में कोई भी रस्म या महत्वपूर्ण काम ज्योतिषी की सलाह के बिना नहीं किया जाता था। नतीजा यह था कि हर सड़क पर ज्योतिषी पाए जाते थे, जो हिंदू भी हो सकते थे और मुसलमान भी। अकबर का जन्म टालने की कोशिश भी। 15 अक्टूबर 1542 को रात 1:06 पर तीसरे मुगल बादशाह अकबर के जन्म की कहानी ज्योतिष में मुगल बादशाहों के विश्वास की झलक दिखाती है। जब भारत के सम्राट रहे हुमायूं को शेरशाह ने हराकर सिंध के रेगिस्तान में धकेल दिया, तो हुमायूं को उमरकोट के किले में राजपूत राजा ने शरण दी। हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम उस समय गर्भवती थी। एमजे अकबर बताते हैं कि हमीदा को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो उस समय हुमायूं वहां से 30 मील दूर ठट्टा में थे। उन्होंने अपने निजी ज्योतिषी मौलाना चांद को अपनी पत्नी के पास छोड़ रखा था, ताकि नवजात शिशु के पैदा होने का सही समय रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि उसकी जन्म पत्री सटीक हो। और जब 14 अक्टूबर की रात हुई और रानी हमीदा बानो की प्रसव पीड़ा बढ़ गई और बच्चे के जन्म की तैयारियां होने लगी, तो मौलाना चांद बहुत घबरा गए। आज भी तो जन्म कुंडलियां आप लोग दिखवाते रहते हैं। राज ज्योतिषी का मानना था कि ये जन्म शुभ समय से पहले हो रहा है। अगर ये जन्म थोड़ी देर बाद हो तो नक्षत्रों का दुर्लभ सहयोग होगा, जो हजारों सालों में एक बार होता है। मौलाना चांद ने दाइयों से पूछा कि क्या जन्म को थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। प्रसव पीड़ा रुकवाई गई। प्रसव में मदद करने के लिए तैनात महिलाएं ज्योतिषी की सलाह सुनकर दंग रह गईं। उनका कहना था कि प्रकृति का नियम ईश्वर का आदेश होता है, इन चीजों में मनुष्य की इच्छा नहीं चलती। अबुल फजल ने अखबारनामा में लिखा कि अचानक मौलाना चांद को एक अजीब सा विचार सूझा। अंधेरी रात में वो डरावनी शक्ल बनाकर एक दाई को हमीदा बानो की पलंग के पास ले गए और एक झीने पर्दे के जरिए उनकी भयावह शक्ल दिखाई। अंधेरे में उसे देखते ही हमीदा बानो बुरी तरह से डर गई और उनकी प्रसव पीड़ा भी रुक गई। उन्हें नींद आ गई। अखबारनामा में लिखा कि अब मौलाना चांद ने सोचा कि क्या होगा अगर हमीदा बानो शुभ अवसर में सोती रही। जैसे ही वो समय निकट आया, तो मौलाना चांद ने कहा कि रानी को तुरंत उनकी नींद से जगा दिया जाए। दाइयों की हिम्मत नहीं पड़ी और सोती हुई रानी की नींद में खलल डाले। तभी हमीदा बेगम की अपने आप आंख खुल गई, उनकी प्रसव पीड़ा फिर से शुरू हो गई और अकबर का जन्म हुआ। मौलाना चांद ने हुमायूं को अकबर की जन्म पत्री के साथ संदेश भिजवाया कि यह लड़का बहुत लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठेगा। ज्योतिषियों की सलाह पर हुमायूं का दोबारा सत्ता हासिल करने का अभियान।
22 नवंबर 1542 को ज्योतिषियों के तय किए गए समय पर हमीदा बेगम हुमायूं से जाकर मिली। जब हुमायूं ने पहली बार अकबर को देखा तो वो 35 दिन के हो चुके थे। अकबर के पालन पोषण में हर कदम पर नक्षत्रीय गणनाओं के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे थे। अबुल फजल ने लिखा कि चारों तरफ गम के माहौल के बीच हुमायूं को पूरा विश्वास था कि उसके बेटे के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, क्योंकि वो ईश्वरीय संरक्षण में है। उसका विश्वास गलत साबित नहीं हुआ। हुमायूं के जाने के बाद दुश्मनी होते हुए भी उसके भाई अस्करी ने अकबर का ध्यान रखा और उसको कंधार के किले ऊपरी हिस्से में रहने के लिए एक कमरा दिया गया। और अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम ने 14 महीने के अकबर को अपने प्यार से सराबोर कर दिया। और 14 मार्च 1545 को हुमायूं ने ज्योतिषियों की सलाह पर एक शुभ समय पर सत्ता को दोबारा हासिल करने का अभियान शुरू किया। 3 सितंबर 1545 को अस्करी ने हार मान ली और बैरम खां अस्करी की गर्दन पर तलवार रखकर हुमायूं के सामने लाया गया। हुमायूं ने परिवार के कहने पर अस्करी को जीवन दान दे दिया। अकबर जब 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन के थे तो मुल्ला इस्लामुद्दीन इब्राहिम की देखरेख में उनकी औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। हुमायूं ने ज्योतिषियों की सलाह पर तालीम आरंभ करने के लिए 20 नवंबर 1547 का दिन चुना। वैसे ये मुहूर्त काम नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि अकबर कभी लिखना पढ़ना नहीं सीख सके। और हुमायूं का था अपनी मृत्यु का पूर्वाभास। हुमायूं को लगता था कि 7 उनके लिए भाग्यशाली अंक है और उसके कपड़ों का रंग दिन के नक्षत्रों के अनुसार हुआ करता था। रविवार को पीला और सोमवार को हरा वस्त्र धारण करता था। एमजे अकबर बताते हैं कि हुमायूं को अगले 15 दिन के लिए अफीम दी गई तो उन्होंने सिर्फ 7 दिन ही खुराक लेकर उसे कागज में रख लिया। हुमायूं ने अपने नौकरों से कहा कि सिर्फ इतने ही दिन की खुराक की जरूरत है। शुक्रवार 24 जनवरी 1556 को उन्होंने अफीम को गुलाब जल के साथ पिया। दोपहर को हुमायूं ने अपने आसपास खड़े लोगों को बताया कि आज हमारे समय के एक बहुत बड़े आदमी को एक बड़ी चोट पहुंचेगी, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा। शाम को हुमायूं कुछ गणितज्ञों को लेकर किले की छत पर गए। उन्हें बताया गया था कि उस रात शुक्र ग्रह आसमान में पूरी चमक के साथ मौजूद होगा। वो उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जब हुमायूं सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने अजान की आवाज सुनी और वो सजदे में चले गए। अबुल फजल लिखते हैं कि किले की सीढ़ियां खड़ी थी जिनका पत्थर रपटीला था। जब हुमायूं सजदे में नीचे बैठे तो उनका पैर उनके जामे में फंस गया और वो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। उनके माथे पर गहरी चोट लगी। दाहिने कान से खून निकलने लगा। शुरू में ऐलान किया गया कि बादशाह की चोट गंभीर नहीं है, लेकिन दरबारियों ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि अगले बादशाह का विधिवत ऐलान करने के लिए उन्हें थोड़ा समय मिल जाए। हुमायूं ने 27 जनवरी को अंतिम सांस ली। उनके गिरने के 17 दिन बाद यानी 10 फरवरी को 1556 में उनकी मृत्यु की खबर आम लोगों को दी गई। उसी दिन उनके बेटे अकबर के नाम पर पहली बार खुतबा पढ़ा गया। इमाम गजनबी के नेतृत्व में ज्योतिषियों ने अकबर के राज्याभिषेक का समय चुना। अकबर ने की राज ज्योतिषों की नियुक्ति। तो ज्योतिषियों की सलाह लेकर ही अकबर ने हेमू के खिलाफ लड़ाई शुरू की। बीच लड़ाई में हेमू की आंख में एक तीर आकर लगा, उसके सिर के पार चला गया। जैसे ही हेमू के सैनिकों ने यह दृश्य देखा उनकी हिम्मत टूट गई। उन्हें अकबर की सेना के सामने घुटने टेकने पड़े। युद्ध स्थल से अकबर के दिल्ली लौटने का समय भी ज्योतिषियों ने तय किया। सम्राट के रूप में अकबर ने ज्योतिक राय या फिर ज्योतिष राय का नया पद बनवाया। अकबर के समय ये मशहूर ज्योतिषी अज्जुद्दौला सिराजी ने भविष्यवाणी की कि अकबर वैवाहिक गठबंधन के जरिए अपनी सत्ता को मजबूत करेंगे। अकबर के तोसा खाने में 1000 पोशाकें होती थी, जिनमें 120 पोशाकों को पहनने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता था। हुमायूं की तरह अकबर भी दिन के नक्षत्रों के रंग के हिसाब से कपड़े पहनते थे। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने हर शुक्रवार, रविवार और हर सौर मास की पहली तारीख और सूर्य और ग्रहण के दिन मांस खाना छोड़ दिया था। जहांगीर उनकी पत्नी पोती अकबर की तरह उनके बेटे जहांगीर को भी ज्योतिष में बहुत विश्वास था। अकबर की तरह जहांगीर की शिक्षा भी 1573 में उस समय शुरू हुई जब 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन के थे। 20 मार्च 1606 को जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन भी ज्योतिषियों ने चुना था। ज्योतिषियों की सलाह पर जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की बेटी का चेहरा 3 वर्ष तक नहीं देखा था। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के एक जहांगीरी में लिखा, मैंने 13 तारीख को अपनी पोती और खुसरो की बेटी को बुलवाया। और ज्योतिषियों का कहना था कि उनका जन्म उसके पिता के लिए तो शुभ नहीं होगा, लेकिन दादा यानी मेरे लिए शुभ होगा। उन्होंने कहा मुझे उसके 3 साल के हो जाने के बाद पहली बार मिलना चाहिए, और जब उसने ये उम्र पार की तभी मैंने उसे पहली बार देखा। जहांगीर के ज्योतिक राय यानी राज ज्योतिषी का नाम केशव शर्मा था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनके 4 वर्ष के पोते शाहजुद्दा का जीवन खतरे में है। शायद सुजागा
जहांगीर ने लिखा कि 17 तारीख को रविवार के दिन साहिब सुजा एक खिड़की के पास खेल रहा था। उस दिन खिड़की के दरवाजे को बंद नहीं किया गया था। जब शहजादे ने खेल खेल में खिड़की से बाहर झांका तो वो अपने संतुलन नहीं बरकरार रख सका और सिर के बल नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जैसे ही मैंने ये सुना मैं सब कुछ छोड़कर नीचे दौड़ा। मैं बच्चे को अपने सीने से तब तक लगाए रहा जब तक कि उसे होश नहीं आया। जैसे ही उसे होश आया मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करने सजदे में चला गया। जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने सिक्के के एक तरफ राशि चक्र की छवि अंकित करवाई थी। औरंगजेब ने भी बनवाई थी अपनी जन्मपत्री। जब 5 जनवरी 1592 को लाहौर के किले में शाहजहां का जन्म हुआ तो 3 दिन बाद उसके दादा अकबर उसे देखने पहुंचे। अकबर ने नवजात बच्चे का नाम खुर्रम रखा क्योंकि ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि बच्चे का नाम खां से शुरू होना चाहिए। जहांगीर के पोते और अकबर के परपोते औरंगजेब को भी जन्मपत्री में पूरा विश्वास था और उनके दरबार के ज्योतिषियों ने उनके राज्याभिषेक का समय तय किया। जादूनाथ सरकार ने अपने किताब द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा, ज्योतिषियों ने बताया था कि रविवार 5 जून को सूर्योदय के 3 घंटे 15 मिनट बाद का समय औरंगजेब के राज्याभिषेक के लिए सबसे उपयुक्त है। सही समय आते ही ज्योतिषियों ने इशारा किया। एक पर्दे के पीछे तैयार बैठे सम्राट मुगल औरंगजेब बाहर निकलकर गद्दी पर आए। गद्दी पर आए और आप देखेंगे कि औरंगजेब के समय में भारत आए फ्रेंच यात्री फांसुआ बर्नियर ने औरंगजेब के ज्योतिष के विश्वास की पुष्टि की। बर्नियर ने लिखा, ज्योतिषियों की सलाह पर औरंगजेब ने 6 दिसंबर 1664 को दोपहर 3 बजे दक्षिण के लिए कूच किया। उनका मानना था कि लंबी यात्रा के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। एमजे अकबर बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने बेटे से कहा, उनके ज्योतिषी फजील अहमद ने उनकी जो जन्मपत्री बनाई उसकी एक एक बात अब तक सच निकली। मेरी जन्मपत्री में ये भी लिखा कि मेरी मौत के बाद क्या होगा। औरंगजेब ने कहा कि अज मस्त हमाह फसाद ए बाकी, यानी मेरे जाने के बाद हर तरफ अराजकता होगी। मेरे बाद ऐसा सम्राट आएगा जो आज्ञानी और संकीर्ण सोच वाला शख्स होगा। हालांकि मैं अपने पीछे एक सक्षम वजीर असद खां छोड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे चारों बेटे उसे अपना काम नहीं करने देंगे। जब ज्योतिषों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि ज्योतिषियों की सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई। गलत हुई भविष्यवाणियों को अक्सर भुला दिया गया या दर्ज नहीं किया गया। ऐसी एक गलत भविष्यवाणी की कहानी बाबर की बेटी गुलबदन बेगम से जुड़ी है। उन्होंने अपनी किताब हुवायूनामा में लिखा कि ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने कहा, बाबर के लिए बेहतर है कि वो खानवा की लड़ाई में ना जाए क्योंकि नक्षत्र उनके पक्ष में नहीं है। ये सुनकर शाही सेना में बेचैनी और मायूसी फैल गई, लेकिन बाबर ने भविष्यवाणी पर कोई ध्यान ना देते हुए अपनी योजना में कोई फेरबदल नहीं किया। उन्होंने अपने सैनिकों को जमा करके कहा कि आगरा से काबुल वापस जाने में कई महीने लग जाएंगे। अगर वो इस लड़ाई में मर गए तो शहीद कहलाएंगे, अगर वो जीवित रहे तो उनकी यश और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लड़ाई शुरू होने से 2 दिन पहले बाबर ने शराब पीनी छोड़ दी। इस ऐतिहासिक लड़ाई में भविष्यवाणी के उलट बाबर को जीत मिली। राणा सांगा की हार हुई। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। ये भारत के इतिहास की पहली लड़ाई थी जिसमें बारूद के इस्तेमाल से निर्णायक भूमिका निभाई थी। लड़ाई में हार की भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ पर बाबर ने जानबूझकर गुमराह करने का आरोप लगाया। ज्योतिषी को सजा तो नहीं दी गई, लेकिन उन्हें उनके पद से हटाकर वापस काबुल भेज दिया गया। देख रहे हैं, इस तरह की है भविष्यवाणियां ज्योतिषियों पर भरोसा करने की। मुगल साम्राज्य के पतन होने की कहानी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।